हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो चलिए आज की वीडियो में हम एक बार फिर टॉप 50 जीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर तक ले जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है और रक्त को प्योर करता है यानी शुद्ध करता है? तो ये भी इसका भी आंसर क्या होगा? लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो ये जाता है महाधमनी की तरफ, यानी कि इसका राइट आंसर महाधमनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह लवण जिसके जलीय विलयन का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम है तो उसे क्या कहेंगे? हम अम्लीय लवण बोलेंगे। यानी कि अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो उसे बेस बोला जाएगा, और 7 से कम है तो वो एसिड होगा, और 7 है तो न्यूट्रल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी शाखा के अंदर किया जाता है, यानी कि पोमोलॉजी एक ब्रांच है, ब्रांच का नाम है जिसके अंतर्गत हम फ्रूट्स स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु की जो खोज है वो किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अनावृत बीजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो ये वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। चलिए वाष्पोत्सर्जन है क्या देख लेते हैं थोड़ा। पौधे द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप के शरीर में उपयोग हो पाता है, और शेष अधिकांश जल जो है वो पौधों द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। पौधों में होने वाली यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर को एक यंत्र द्वारा मापा जाता है, और इस यंत्र को हम क्या कहते हैं? पोटोमीटर कहा जाता है इस यंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो कहते हैं पत्ती को। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र, यानी कि जो छिद्र होते हैं पत्तियों में, जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं हम। तो वो गैसों के आदान प्रदान के लिए पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे लंग्स जो है उसकी शेप कैसी होती है? उसका आकार शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का जो पाचन है वो एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। उपचयन अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की क्या हो? कमी हो। इसके विपरीत पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, कॉपर चूर्ण के सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन जो शब्द है वो किसने दिया था? बेलिश और स्टार्लिंग ने। नेक्स्ट है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ये दिया था मेंडल ने। अब मेंडल जो वैज्ञानिक थे काफी फेमस थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आनुवांशिकी से रिलेटेड जो था, वंशानुक्रम, इन्होंने वंशानुक्रम के नियम दिए थे, तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मेंडल का जन्म ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के सिलेशियन भाग में एक जर्मनवादी परिवार में हुआ था, और उन्होंने आनुवांशिकी के आधुनिक विज्ञान के संस्थापक के रूप में मरणोपरांत मान्यता प्राप्त की थी। यद्यपि कृषक सहस्राब्दियों से जानते थे कि पशुओं और पौधों की संकर नस्ल कुछ वांछनीय लक्षणों का पक्ष ले सकती है। 1856 और 1863 के बीच किए गए मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोगों ने आनुवांशिकता के कई नियमों को स्थापित किया था, जिन्हें अब मेंडेलियन वंशानुक्रम के नियमों के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना किसे जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अरस्तु जो है वो प्राचीन यूनानी दार्शनिक और बहुश्रुत थे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था, और वो
प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। उनके लेखन में प्राकृतिक विज्ञान, दार्शनिक दर्शन, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान आदि सभी कला जैसे विषयों का एक विस्तृत परिक्षेत्र शामिल है। एथेंस के लाइसियम में दर्शन शास्त्र के परिव्राजक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में उन्होंने एक व्यापक अरस्तुवादी परंपरा की शुरुआत की थी, जिसने आधुनिक विज्ञान के विकास के लिए आधार तैयार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। अब शैवाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शैवाल होते क्या हैं? शैवाल जो है वो सरल जीव हैं। अधिकांश शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाते हैं, यानी कि अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। ये कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय दोनों रूप में हो सकते हैं और पौधों के समान जड़, पत्तियां आदि संरचनाएं इनमें नहीं पाई जाती हैं शैवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण का अध्ययन जो वो जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। चलिए अब देखते हैं पारिस्थितिकी जो है वो होती क्या है, किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी जीव विज्ञान और भूगोल के एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति के एक निश्चित वातावरण में रहता है, निश्चित वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंड्रोलॉजी का संबंध जो वो झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की जो शाखा है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एग्रीकल्चर जो है लैटिन शब्द है और जिसे हिंदी में कृषि कहते हैं। एग्रीकल्चर दो लैटिन शब्दों से बना है। हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि का कार्य करके अपना जीवन यापन करती है और लगभग 60% जो जनसंख्या है वो इसी पर निर्भर है, कृषि पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घासों का अध्ययन होता है। पेडालॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो पेडालॉजी जो होती है इसमें भूमि का अध्ययन होता है। भूमि में भी किसका? मृदा, मिट्टी का अध्ययन करते हैं। तो चलो थोड़ा देख लेते हैं पेडालॉजी। वह विज्ञान जिसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडालॉजी कहते हैं उसे, पेडालॉजी। पेडालॉजी को हिंदी में मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा विज्ञान जो वो भूगोल विषय की एक शाखा है। पेडालॉजी में मिट्टी के निर्माण, प्रकार, मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ, चट्टान के पदार्थ, उपजाऊ मिट्टी की विशेषताएं आदि के बारे में बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं? तो ये कहते हैं लिनियस को। वायरस जो है उसकी वृद्धि, वायरस की जो वृद्धि है वो वायरस वृद्धि करता है, किसकी करता है? जीवित कोशिका में, यानी कि वायरस जो है उसकी वृद्धि किस में होती है? जीवित कोशिका में वृद्धि होती है वायरस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए वायरस के बारे में थोड़ा देखते हैं। वायरस जो वो अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, शरीर के बाहर मृत होते हैं और शरीर के अंदर जीवित क्रिस्टल के रूप में एकत्रित किया जा सकता है। थोड़ा और देखते हैं, एक वायरस जो है वो बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है। यह सैकड़ों वर्षों तक सुसुप्ति में रह सकता है और जब भी एक जीवित माध्यम या धारक के संपर्क में आता है तो जीव की कोशिका को भेद कर आच्छादित कर देता है और जीव को बीमार कर देता है। एक बार जब विषाणु जो है वायरस जीवित कोशिका में एंटर कर जाता है तो वह कोशिका के मूल आरएनए डीएनए की आनुवांशिक संरचना को अपनी आनुवांशिक संरचना से बदल देता है और संक्रमित कोशिका अपने जैसे संक्रमित कोशिकाओं का पुनरुत्पादन शुरू कर देती है। तो ये होता है, तो वायरस की प्रोसेस जो होती है ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से बनता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। जराविक सेवन क्या है? तो ये एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया था, उसका नाम रखा गया था जराविक सेवन। डॉक्टर क्लार्क को जो आर्टिफिशियल हार्ट लगाया गया था उसी का नाम था जार्विक सेवन, जिसे डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक ने बनाया था। उनका कहना था कि आर्टिफिशियल हार्ट ह्यूमन हार्ट से बड़ा था लेकिन इसका वजन जो है वो ह्यूमन हार्ट के बराबर ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पित्त स्रावित होता है, यानी कि लीवर द्वारा जो है वो पित्त स्रावित होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो पित्त होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? लीवर के द्वारा। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर में कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो है अंधापन, यानी रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए के सोर्स की बात करें तो गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दही जो है वो खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। और इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, जिसके कारण दही जमता है। लैक्टिक एसिड के बारे में थोड़ा देखते हैं। लैक्टिक अम्ल जो है वो विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। लैक्टिक एसिड एक कार्बोक्सिल अम्ल है जिसका अणुसूत्र C6H6O3 है। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण थकावट होती है, महसूस होती है। यानी कि हमें जो थकावट महसूस होती है, महसूस करते हैं, उसे वो किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड के कारण ही होती है। लैक्टिक एसिड एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जो बैक्टीरिया किण्वन के दौरान पैदा होता है। लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस कल्चर लैक्टिक एसिड का उत्पादन करते हैं। मसालेदार सब्जियां, जैम, फ्रोजन डेजर्ट, बेक किया हुआ सामान, डेयरी उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थों में लैक्टिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस है क्या, थोड़ा देख लेते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धनावेश बढ़ जाता है और ऋणावेश कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फेरस क्लोराइड FeCl2 से फेरिक क्लोराइड के बनने में फेरस आयन जो है वो बदलकर फेरिक आयन हो जाता है, और लोहे के आयन पर यानी Fe यानी लोहे पर जो है धनावेश एक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड के कारण। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो ये किया था वॉटसन और क्रिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? विकास का जो सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया था। अब चलिए विकास का सिद्धांत है क्या वो देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन ने इंसान और जीव जंतुओं के क्रमिक विकास को समझाया था। उनका मानना यह था कि हम सभी के पूर्वज जो है वो एक ही हैं। हर प्रजाति, चाहे वह इंसान हो, पेड़ पौधे या जानवर, सभी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसी की थ्योरी जो थी, इसी को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी विकासवाद का सिद्धांत कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ये है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी जरूरत होती है सबसे ज्यादा? एंजाइम्स की। एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। 1833 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंसल्मे पायन ने पहले एंजाइम डायस्टेज की खोज की थी। एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने, शरीर में विषाक्त पदार्थों को खत्म करने के साथ साथ शरीर के बहुत से कामों के लिए आवश्यक होते हैं। एंजाइम शरीर में स्वाभाविक रूप से बनते हैं। ज्यादातर एंजाइम पेनक्रियाज, पेट और छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदरक और आलू के खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये स्टेम, तना। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? यानी कि इसका राइट आंसर प्रत्यास्थता की सीमा तक। चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। यांत्रिकी में इलास्टिसिटी जो है वो पदार्थों के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें विकृति यानी डिफॉर्मेशन आती है, परंतु बल हटाने पर वह अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। यदि बाह्य बल के परिमाण को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो विकृति समान रूप से बढ़ती जाती है और साथ ही साथ प्रतिरोध भी बढ़ता है। किसी पदार्थ पर एक सीमा से अधिक बल लगाया जाए तो बाह्य बल को हटा लेने से वह पूर्णतः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है।
बल्कि उसमें एक स्थायी विकृति शेष रह जाती है। पदार्थ की इसी सीमा को लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी यानी इलास्टिक लिमिट कहते हैं। आंशिक रूप से स्थायी परिवर्तन लाने वाला इकाई क्षेत्र पर लगने वाला न्यूनतम बल ही प्रत्यास्थता सीमा यानी इलास्टिक लिमिट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल जो है वो, भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, ड्यूटेरियम, यानी भारी जल का सूत्र होता है D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन क्या होता है देखते हैं थोड़ा। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु अंडाणु का संलयन ही निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है टाइलिन एंजाइम के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन क्या है, होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। वह कोशिका विभाजन जिससे बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका की आधी रह जाती है, तो इसे ही हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा द्विगुणित मातृ कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट, मनुष्य की लार जो है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो मनुष्य की लार में एमाइलेज बोल दो या एमिलेज, एक ही बात है, एंजाइम पाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।